Hello friends, good morning. If you listen me and see the screen, one of the PDF of chapter 1, then go to chat and write yes. ओके, लास्ट 4 लेक्चर में हमने जो भी देखा है वो सारे टॉपिक न्यूमेरिक्स थे। उसमें कोई भी थियरी नहीं थी, लेकिन वो सारे सम्स और न्यूमेरिक पार्ट जो हमने देखे हैं वो कौन सी थियरी में से आए हैं। तो उसके लिए मैंने यस्टरडे आपको एक पीडीएफ शेयर की थी, और जो पीडीएफ शेयर की है मैंने आपको, उसमें चैप्टर 1 की सारी थियरी लिखी हुई है। आपको स्टेप बाय स्टेप सारी थियरी क्लियर करनी है। जैसे कि फर्स्ट हम थियरी देखेंगे 24 नंबर, राइट अबाउट एटॉमिक मास। हमारी फर्स्ट थियरी है राइट अबाउट एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास का यूज करके मोलर मास यानी मोलेकुलर मास कैसे फाइंड करते हैं, वो सब हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा है। लेकिन अभी हमें एटॉमिक मास क्या है उस पर फोकस करना है। देख लेते हैं, 24 नंबर थियरी है एटॉमिक मास। बहुत इंपॉर्टेंट थियरी नहीं है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत जरूरी है। Atomic mass of the an atom is actually very small because atom are extremely small। वो हमें पता है कि atom are extremely small, therefore the atomic mass of an atom is very small। okay, today we have sophisticated technique जैसे कि मास स्पेक्ट्रोमेट्री, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी जैसी सोफिस्टिकेटेड मेथड है हमारे पास, उससे डिटरमाइनिंग द एटॉमिक मास फेयरली एंड एक्यूरेटली। ओके, द एटम आर एक्सट्रीमली स्मॉल एंड देयर मोलर मास या फिर एटॉमिक मास जो है वो बहुत स्मॉल है। तो उसे मेजरमेंट करने के लिए हमें कोई मेथड या इंस्ट्रूमेंट पता होना चाहिए, तो वैसा ही एक इंस्ट्रूमेंट है स्पेक्ट्रोमेट्री। बाय द यूज ऑफ स्पेक्ट्रोमेट्री वी आर डिटरमिनिंग द एटॉमिक मास, वेरी एक्यूरेट atomic mass of atom। Hydrogen being lightest atom was arbitrarily assigned as a mass of 1 without any unit, and other element are assigned mass relative to। आपको पता है सबसे स्मॉलेस्ट जो एटम है, एक मिनट, आपको पता है कि सबसे जो स्मॉलेस्ट एटम है वो स्मॉलेस्ट एटम हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन सबसे स्मॉलेस्ट सबसे लाइटेस्ट एटम है, इसलिए उसका जो मोलर मास है वो हमें पता है कि 1 है, अप्रोक्स
वैसे तो हाइड्रोजन का मोलर मास हम 1.078 लेते हैं, 1.008 लेते हैं, लेकिन इन अप्रोक्सीमेटली हाइड्रोजन का जो मोलर मास है उसे हम 1 लेते हैं। ओके, चलो, ये पहले ऐसे करते थे कि हाइड्रोजन का मोलर मास 1 लेते थे, लेकिन अभी की जो हमारी सिस्टम है, एट द प्रेजेंट सिचुएशन, जो कार्बन 12 है, कार्बन 12 मीन्स एक ऐसा कार्बन जिसका एटॉमिक मास 12 है। कार्बन 12 का मीनिंग सिर्फ ये है कि एक ऐसा कार्बन जिसका मोलर मास या एटॉमिक मास जो है वो 12 है। ओके, कार्बन 12 इज वन ऑफ द आइसोटॉप ऑफ कार्बन कैन बी रिप्रेजेंट बाय कार्बन 12। आइसोटॉप क्या है वो नेक्स्ट थियरी में मैं आपको बताता हूं कि आइसोटॉप का मीनिंग क्या होता है। आइसोटॉप है उसका मीनिंग क्या है वो नेक्स्ट थियरी में आपको बताता हूं। In this system, carbon 12 assign a mass of exactly 12 atomic mass. Atomic mass of unit means AMU, and masses of all other atoms are given relative to this standard. इस सिस्टम में ऐसा किया गया है कि फर्स्ट द मेजर, सपोज कार्बन 12 जो है उसका एग्जैक्ट मास 12 है, तो उसके रिलेटिविटी दूसरे जो एटम है उसका मास कितना होगा, तो उस रेशियो से सबका मास डिफाइन होता है। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि ऑल एटम्स मास डिफाइन इन रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ कार्बन 12, यानी कार्बन 12 से ही सब जो एटम है उसका मास डिफाइन किया गया है। ओके, चलो, ओके, चलो, उसके बाद रियलिटी में क्या है, वन एटॉमिक मास यूनिट। चलो, इसे क्लियर करता हूं मैं। जब हम ऐसा बोलते हैं 1 AMU, AMU का फुल फॉर्म है एटॉमिक मास यूनिट। तो 1 AMU इक्वल टू 1 एटॉमिक मास यूनिट का मीनिंग क्या है? 1 AMU मीन्स 1/12, 1/12 the mass of कार्बन 12। ओके, कोई आपको पूछता है कि 1 AMU क्या है, तो 1 AMU इज 1/12 मास ऑफ कार्बन 12। क्या है? 1/12 मास ऑफ कार्बन 12, यानी कार्बन 12 का जितना भी मास है उससे 12 से डिवाइड करोगे तो आपको 1 AMU मिलेगा। ओके, चलो, 1 atomic mass unit defined as mass exactly equal to 1/12 mass of carbon 12, यानी कार्बन 12 का 1/12 पार्ट है, इसे हम 1 AMU कह सकते हैं। ओके, चलो, 1 AMU इक्वल टू 1 AMU इक्वल टू, आज कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम लगता है जूम ऐप में, तो कुछ लोग हमारे साथ ज्वाइन नहीं हो सके, कोई बात नहीं। एक मिनट, देखो, पता चल गया आपको 1 AMU। 1 AMU मीन्स 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12 एटम। तो 1 AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू है 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। आपको याद रखना है कि 1 AMU मीन्स
1 AMU means atomic mass unit equal to 1.66056 into 10 raised to minus 24. By the using of spectroscopic method, mass of an hydrogen atom is 1.6736 into 10 raised to minus 24 ग्राम. सिर्फ जी लिखिएगा तो भी चल जाएगा. ओके, तो 1 AMU की वैल्यू मिलती है, मास ऑफ हाइड्रोजन की वैल्यू मिलती है, दोनों का रेशियो निकाला है. देखो यहाँ मास ऑफ हाइड्रोजन है और यहाँ AMU है, तो दोनों का रेशियो मिलता है 1.0078. अप्रोक्स लिख सकते हैं 1.008 AMU. यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि एटॉमिक मास, एटॉमिक जो मोलर मास बोलते हैं वो हाइड्रोजन का 1.008 है. इसी मेथड से ऑक्सीजन का जब एटॉमिक मास फाइंड करेंगे तो 15.995 AMU मिलता है. लेकिन यूजुअली हम ऑक्सीजन का मास 16 लेते हैं. AMU का फुल फॉर्म है एटॉमिक मास यूनिट, लेकिन अभी AMU की जगह U यूज करते हैं. जैसे कि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या है तो 16U भी लिख सकते हैं, और U को क्या बोलेंगे हम, यूनिफाइड मास, और उसका जो यूनिट है वो ग्राम मोल इनवर्स भी लिखते हैं. हम ऐसा भी लिखते हैं 16 ग्राम मोल इनवर्स. ओके, तो ये थियरी कंसेप्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. मैं आपको 5 मिनट देता हूँ, 5 मिनट में आप देख लो, कोई भी प्रॉब्लम है तो चैट में लिखो, उसके बाद आगे हम कंटिन्यू करते जाएंगे. ओके, चलो नेक्स्ट हमारी थियरी है, राइट अबाउट एवरेज एटॉमिक मास. Why do we find the average atomic mass? क्यों हमें एवरेज एटॉमिक मास यूज करना पड़ता है? तो उसके लिए पहले मैं आपको एक थियरी बताऊंगा कि आइसोटॉप किसे कहते हैं. चलो, आइसोटॉप किसे कहते हैं. देखो, आइसोटॉप यहाँ 3 आइसोटॉप हमें दिए गए हैं, तो वो आइसोटॉप किसे बोलते हैं वो हमें देखना है. आइसोटॉप्स. ओके, सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं कार्बन का, या फिर कोई एलिमेंट लेते हैं, जैसे कि X एक एलिमेंट है. X की लेफ्ट साइड सबस्क्रिप्ट में हम लिखते हैं कोई भी नंबर लिखते हैं, जैसे कि 5 नंबर लिखते हैं, और सुपरस्क्रिप्ट में एक नंबर लिखेंगे, हम 12 नंबर लिखेंगे सपोज. तो कोई भी एलिमेंट के लेफ्ट साइड सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट में जो भी नंबर लिखे हुए होते हैं, उस नंबर, वो नंबर क्या होते हैं, तो ये जो नंबर है वो एटॉमिक नंबर होता है. इसे हम एटॉमिक नंबर बोलेंगे, और ये जो है वो एटॉमिक मास होगा. ओके, सबस्क्रिप्ट में जो लिखा होगा उसे हम एटॉमिक नंबर बोलेंगे, और सुपरस्क्रिप्ट में जो लिखा होगा उसे हम एटॉमिक मास बोलेंगे. ओके, चलो समझ लो एटॉमिक नंबर क्या है. तो एटॉमिक नंबर इज अ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन.
टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इज नोन एज एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक मास भी बोलते हैं या न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं। ये जो नंबर होता है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का कॉम्बिनेशन होता है। ओके, पता चल गया। सुपरस्क्रिप्ट में जो नंबर लिखा है वो नंबर टोटल ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, और सबस्क्रिप्ट वाला नंबर है वो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन है। तो कोई हमें पूछता है कि भाई प्रोटॉन क्या है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज 5, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होगा? तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का सम 12 है, प्रोटॉन 5 है, तो 12 माइनस 5 7, तो 7 इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ओके, पता चल गया कि हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब हम आइसोटॉप की बात करेंगे। सपोज कार्बन हैव 3 आइसोटॉप, कार्बन 12, कार्बन 13, 12 कार्बन 14, और दूसरा एक दिया गया है, एक मिनट, सिक्स कार्बन 12, 6 कार्बन 13 एंड 6 कार्बन 14। तो आप देख सकते हो सारे जो एटम है वो सब कार्बन ही है, और सबका एटॉमिक नंबर सेम है। देख लो, सबका एटॉमिक नंबर सेम है। तो आइसोटॉप जो होता है उसकी डेफिनेशन ही यही है कि एटॉमिक नंबर, शॉर्ट में मैं लिखता हूं कि एटॉमिक नंबर आर सेम बट एटॉमिक मास आर डिफरेंट। ओके, आइसोटॉप की डेफिनेशन ही है कि एटॉमिक नंबर इज सेम एंड एटॉमिक मास इज डिफरेंट। ओके, तो आप देख सकते हो सबका एटॉमिक नंबर सेम है बट डिफरेंट इज एटॉमिक मास। सब में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने हैं वो हम देखते हैं। देख लो, 666, तो सब में प्रोटॉन के नंबर सेम है। न्यूट्रॉन तो 12 माइनस 6 8, 13 माइनस 6 7 एंड 14 माइनस 6, 12 माइनस 6 6 आएगा। और 8। तो एक दूसरी भी डेफिनेशन यहां है कि प्रोटॉन इज सेम, number of proton is same but neutron is different। तो आइसोटॉप किसे कहा जाता है? जिसमें प्रोटॉन सेम है और न्यूट्रॉन जो है वो डिफरेंट है। देख लो, इसे आइसोटॉप बोलते हैं। ओके, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो। 2 मिनट में आपको देता हूं। आइसोटॉप में कोई प्रॉब्लम है तो आप लिख सकते हो, उसके बाद हम एवरेज एटॉमिक मास पर जाए।
राइट अबाउट एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास का मीनिंग क्या होता है? कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो नेचर में आइसोटॉप के फॉर्म में मिलते हैं, यानी वो सिंगल फॉर्म में नहीं मिलते, जैसे कि कार्बन। तो कार्बन कार्बन 12 के फॉर्म में भी मिलता है, कार्बन 13 के फॉर्म में भी मिलता है, और कार्बन 14 के फॉर्म में भी मिलता है, डिफरेंट फॉर्म में मिलता है। आप देख सकते हो रिलेटिव परसेंटेज बोलेंगे इसे, बोल सकते हैं 98.892% कार्बन 12 है, कार्बन 13 1.108% है, और कार्बन 14 के परसेंटेज आप देख सकते हो बहुत ही लेस परसेंटेज है, 2 × 10⁻²। कार्बन 12 का एग्जैक्ट एटॉमिक मास 12 लिखा है, 13 का 13.00335, लेकिन यूजुअली हम 13 भी ले सकते हैं, और 14 का ये लिखा हुआ है। ओके, many naturally occurring elements exist as the more than one isotope. When we take into account the existence of this isotope and their relative abundance, the average atomic mass of that element can be compound. जब रिलेटिव एब्डोडेंस मास हमें मिलता है, तो कार्बन का एग्जैक्ट एटॉमिक मास कितना लेना है वो हमें पता नहीं चलता है, इसलिए हम एवरेज एटॉमिक मास लेंगे। तो एवरेज कैसे फाइंड करते हैं? तो एवरेज हमें पता है, बताता हूं आपको, देखो एवरेज एटॉमिक मास, देखो कैसे एवरेज एटॉमिक मास हम लेते हैं वो देखो। आप देख सकते हो कार्बन 12 के जो परसेंटेज है या एब्यूडेंस, उसे परसेंटेज बोलते हैं रिलेटिव। एब्यूडेंस कितना है? तो 98.892 इंटू 12, क्योंकि उसका जो मोलर मास है वो 12 है, एटॉमिक मास। कार्बन 13 का एब्यूडेंस कितना है? तो 1.108 इंटू 13.00335, यानी जितना एब्यूडेंस है उसको उसके एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करते हैं। इसका मल्टीप्लाई यहाँ, यहाँ का यहाँ, और इसका एब्यूडेंस है उसका एटॉमिक मास से यहाँ लेंगे, और सबका टोटल करना है हमें। 2 × 10⁻10 इंटू 14.00317 हो गया टोटल। और टोटल परसेंटेज 100 होते हैं, इसलिए 100 से हम डिवाइड करेंगे। टोटल परसेंटेज 100 है, इसका मीनिंग ये है कि हम 100 से डिवाइड करेंगे। टेक्स्ट बुक में क्या किया गया है, पहले से ही 100 से डिवाइड करके दिया है। देखो मैंने यहाँ क्या लिखा, 98.892, टेक्स्ट बुक में क्या लिखा है, देखो पहले से ही 100 से डिवाइड कर दिया। मैंने यहाँ क्या लिखा, 1.108, तो यहाँ डिवाइड करके ऐसा लिखा। लेकिन हमें ये मेथड याद रखनी है, बहुत इजी मेथड है। परसेंटेज इंटू एएमयू, परसेंटेज इंटू एएमयू, परसेंटेज इंटू एएमयू, टोटल करो और 100 से डिवाइड करो, जो भी आंसर आता है यही आंसर मिलेगा, इस आंसर को लिख लो। ऐसी एक एक्सरसाइज में भी न्यूमेरिक दिया गया है, जिसमें भी एटॉमिक एवरेज एटॉमिक मास कैसे फाइंड करना है, तो वैसे ही फाइंड करना है। ओके, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, एक स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर? राइट अबाउट मोलेक्युलर मास। मोलेक्युलर मास में मुझे कुछ भी नहीं कहना है, क्योंकि मोलेक्युलर मास आपको पता है कि हाउ टू फाइंड द मोलेक्युलर मास।
चलो मीथेन का मोलिकुलर मास फाइंड करने के क्या करेंगे हम, कार्बन और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास हमें पता है तो फाइंड कर सकते हैं। वाटर, तो वाटर का 18 पता है, मीथेन का 16 पता है, अप्रोक्स हम लिखते हैं। मोलिकुलर मास इज द सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द मोलिक्यूल। बहुत सिंपल है कि मोलिकुलर मास टोटल सम है किसका, तो एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द मोलिक्यूल। ओके, और वो भी बताया हमें कि CH4 में 4 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के एटॉमिक मास को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये थियरी सिर्फ आप एक बार रीडिंग कर लोगे तो चलेगा, इसमें एग्जाम्पल आप कोई भी दे सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ओके, चलो इसे क्लियर करता हूं मैं। आज हम टोटल 4 थियरी देखेंगे, 24, 25, 26 एंड 27। 4 थियरी ही देखेंगे। चारों थियरी आपको 2 टाइम्स राइट डाउन करना है और परफेक्ट उसे रीड करके रिमेंबर करना है। परफेक्ट हो जाएगी तो उसके बाद प्रॉब्लम नहीं होगा। सपोज आप अभी नहीं करते हैं कुछ, तो डे बाय डे लोड ऑफ द थियरी इंक्रीज हो जाएगा। ओके, चलो फॉर्मूला मास क्या है, बहुत ही मैं आपको इजी मेथड से बताता हूँ। यहाँ एग्जाम्पल इतना अच्छा नहीं दिया गया है। चलो फॉर्मूला मास क्या होता है। फॉर्मूला मास मोस्ट ऑफ जो आयोनिक कंपाउंड है उसके लिए यूजफुल है, लेकिन यहां पर अभी हमें आयोनिक कंपाउंड किसे कहते हैं वो पता नहीं चलेगा, क्योंकि इसके लिए अभी हमें बहुत ज्यादा केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। सपोज मेरे पास एक फॉर्मूला है K2SO4 into Al2SO4 thrice into 24H2, इसे पोटास एलम बोलते हैं। क्या बोलेंगे, पोटास एलम। K2SO4 Al2SO4 thrice into 24H2। कोई अगर आपको पूछता है कि इसका मोलेकुलर वेट क्या है, तो यहां मैं लिखता हूं 948 ग्राम मोल इनवर्स, तो इसका मोलेकुलर वेट है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि इंपीरिकल फॉर्मूला बनाने के लिए हम क्या करते हैं, तो इसमें से जो कॉमन नंबर है उससे डिवाइड करते हैं। तो आप मुझे बताओ इस फॉर्मूला में कौन सा कॉमन नंबर ऐसा है कि जिससे मैं फॉर्मूला को डिवाइड कर सकता हूं। चलो फास्ट चैट में मुझे बताओ कौन से कॉमन नंबर से मैं यहां डिवाइड कर सकता हूं। चलो 2 से, वेरी गुड। सब नंबर इवन नंबर है, कोई भी ऑड नंबर नहीं है। मैं बताता हूं आपको, देखो यहां देख लो आप, पोटेशियम, तो पोटेशियम 2 है, एल्यूमिनियम 2 है, वाटर 24 है, और SO4 को देखो, एक SO4, 3 SO4, टोटल 4 SO4। इट मींस ऑल एलिमेंट और जो मॉलिक्यूल है वो सारे इवन नंबर है, तो सबको 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो कॉमन नंबर इज 2। ओके, चलो सबको 2 से डिवाइड करता हूं, तो यहां मुझे मिलेगा इंपेरिकल फॉर्मूला। सबको 2 से मैं डिवाइड करता हूं, तो K2 को 2 से डिवाइड करूंगा तो K, Al2 को करूंगा तो Al, SO4 टोटल 4 SO4 है, देख लो 1 और 3 4, 2 से डिवाइड करूंगा तो SO4 ट्वाइस, और 24H2O को डिवाइड करूंगा तो 12H2।
इंपेरिकल फॉर्मूला यूज करके जो मास हम जनरेट करेंगे उसे हम फॉर्मूला मास बोल सकते हैं। इंपेरिकल फॉर्मूला, लास्ट टाइम हमने देखा था कि इंपेरिकल फॉर्मूला मास, तो जो इंपेरिकल फॉर्मूला मास है वो आयोनिक कंपाउंड के लिए फॉर्मूला मास भी है, और ये मास हमें मिलेगा 474 ग्राम अपॉन फॉर्मूला। ओके, तो इसे फॉर्मूला मास बोलते हैं। पता चल गया, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है उसका मास जो होता है उसे मोलर मास या मॉलिक्यूलर वेट बोलेंगे, और जो इंपेरिकल फॉर्मूला जनरेट हुआ है उसका जो मास है उसे हम फॉर्मूला मास बोलेंगे। चलो अभी एक मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं, लेकिन फॉर्मूला मास तब ही यूज होता है जब आयोनिक कंपाउंड होता है। एक दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं NaCl। चलो ये है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ओके, चलो NaCl में कॉमन कौन सा नंबर निकलेगा, चलो मुझे बताओ। NaCl में कॉमन नंबर कौन सा है, बताओ। ओके, वन नंबर इज कॉमन नंबर, वन नंबर इज कॉमन नंबर, देन NaCl का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो ही इंपेरिकल फॉर्मूला होगा, तो डिवाइडेड बाय 1 एज यूजुअल NaCl जो है वो NaCl ही रहेगा। तो मॉलिक्यूलर वेट कितना है इसका 58.5, और फॉर्मूला मास कितना होगा तो वो भी 58.5। तो NaCl के एग्जाम्पल में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इंपेरिकल फॉर्मूला दोनों सेम है, इट मींस उसका मोलर मास ले लो या फिर फॉर्मूला मास ले लो, दोनों ही सेम है। टेक्स्ट बुक में NaCl का एग्जाम्पल लिया है, और NaCl के एग्जाम्पल से आपका जो माइंड है वो क्लियर नहीं होगा कि मॉलिक्यूलर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोलर मास एंड फॉर्मूला मास, लेकिन पोटास एलम जो हमने लिया है उससे आपका माइंड जो है वो क्लियर हो जाएगा। ओके, चलो इसका एक स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो क्विकली। ओके, चलो फिर से यहां आ जाते हैं। अब हम थियरी देखेंगे, एक फॉर्मेलिटी अब हमारे लिए थियरी, क्योंकि मोस्ट ऑफ कंसेप्ट हमने देख लिया है। फॉर्मूला मास कब यूज होता है, कुछ आयोनिक कंपाउंड जैसे कि NaCl और पोटासियम तो मैंने आपको बताया, कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं, सपोज आप देख लो मीथेन। मीथेन क्या है, तो मीथेन जैसा दिखता है वैसा ही है। मीथेन को हम लिखते हैं CH4, और मीथेन का जो मॉलिक्यूल है वो भी CH4 है, लेकिन NaCl में ऐसा नहीं है। NaCl हम लिखते हैं सोडियम क्लोराइड, लेकिन इन सॉलिड फॉर्म में, क्रिस्टल फॉर्म में जब NaCl होता है तब उसमें Na और Cl दोनों साथ नहीं होते हैं। Na प्लस और Cl माइनस दो जो आयन होते हैं, दोनों आयन फॉर्म में रहते हैं। NaCl में Na प्लस और Cl माइनस दोनों जो आयन है वो आयनिक फॉर्म में रहते हैं। 1 Na प्लस ले लो तो सराउंडिंग द 1 Na प्लस 6 Cl माइनस होते हैं, और सराउंडिंग 1 Cl माइनस 6 Na प्लस आयन होते हैं। यहां लिखा है वाइसे वर्सा, वाइसे वर्सा मीन्स एक Na प्लस के सराउंडिंग 6 Cl माइनस है, एक Cl माइनस की सराउंडिंग 6 Na प्लस है। इसलिए हाँ, पूरा तो NaCl ही बनता है, लेकिन NaCl एक मॉलिक्यूल नहीं है। NaCl के अंदर Na प्लस और Cl माइनस दोनों आयन डिफरेंट है, इसलिए जब NaCl की बात आती है तब हम मॉलिक्यूलर मास न यूज करके
फॉर्मूला मास भी यूज कर सकते हैं। और फॉर्मूला मास क्या होगा, एक Na और एक Cl, Na का मास 23 और Cl का 35.5 है, तो 58.5 लिखेंगे। लेकिन मैंने डायरेक्ट आपको ये एग्जांपल समझाया होता तो आपको समझ में नहीं आता, क्योंकि NaCl का मोलर मास और फॉर्मूला मास सेम है, इसलिए मैंने पोटास एलाम एक एग्जांपल लिया है। ओके, बाकी इस थियरी से ऐसा अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलेगा आपको कि फॉर्मूला मास किसे कहते हैं। ओके, चलो अभी मैं इसे क्लियर करता हूं। आप एक बार इसे पढ़ लो।